औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी व अहलुन उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear student, it's chapter 3 of your first year text, which is about motion and rest. प्यारे तलबा, ये आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स का चैप्टर 3 है जो कि मोशन और रेस्ट पे मुश्तमिल है। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिफाइन सर्टेन थिंग्स लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, acceleration and many more. First of all, we come to mechanics. What mechanics is? The branch of physics in which we study motion of bodies with relatively smaller velocities under the influence of forces is called mechanics. Mechanics is the branch of physics in which we study macroscopic object and the object traveling with a relatively smaller velocity. Mechanics physics का वो ब्रांच है जिसमें हम ऐसे बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं जिसका मोशन रिलेटिवली स्लो होता है। ये रिलेटिवली स्लो का क्या मतलब है? यानी रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ लाइट ये मोशन बहुत कम स्पीड से होते हैं। रिलेटिव का लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता है तो कंपैरिजन होती है, तो यहाँ पर मोशंस को कंपेयर किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट के साथ। चूँकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर उसकी निस्बत जो आपके मोशंस हैं वो बहुत कम है। जिस तरह आप कहते हैं कि जहाज़ जो है 500 किलोमीटर पर आवर से या 300 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, गाड़ी जो है 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो दिस आर वेरी वेरी स्मॉलर कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, सो दे आर कमिंग इन द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। दूसरी बात ये होती है कि मैकेनिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो यूजुअली विजुअलाइज होते हैं, जो कि यूजुअली दिखाई देते हैं, उनके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इनमें हम न्यूटनियन लाज, इनमें हम लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये वगैरह जो है, हीट, थर्मोडायनामिक्स, ये चीज़ें जो है हम स्टडी करते हैं। सो मैकेनिक्स फिज़िक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम बड़ी बड़ी बॉडीज़ को जो कि रिलेटिवली स्मॉलर वेलोसिटीज़ से ट्रेवल करती हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। इसमें न्यूटनियन लॉज आते हैं, इसमें लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें उसमें आती हैं। सो कम टू काइनेमेटिक्स। व्हाट काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स कहते हैं मोशन को। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन which deals with the study of motion of objects without reference to forces or masses causing motion in it is called kinematics. The branch of physics which deals with the study of motion of objects without knowing the reference forces or masses causes the motion in it. यानी विदाउट नोइंग द काजेज ऑफ मोशन, यानी फोर्सेस उसको, मासेस उसके बिहाइंड जो है ये क्या है, इनके बारे में पता नहीं होता, तो इसको हम क्या काइनेमेटिक्स कहते हैं। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस आर मासेस काजिंग मोशन इन इट। यानी इसमें कौन सी फोर्सेस हैं जो उसमें ये मोशन पैदा कर रही हैं, या मासेस हैं जो कि उसमें मोशन पैदा कर रही हैं, उसको हम स्टडी नहीं करते। यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड वो स्टडी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये नहीं बताते कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, वो क्या हैं, तो ये आपके पास क्या है, काइनेमेटिक्स में आते हैं। दैट इज़ आर व्हाट वी कॉल काइनेमेटिक्स। अब हम आते हैं मोशन। मोशन क्या होता है? इफ़ अ बॉडी
changes its position with respect to its surrounding, then it is said to be in motion, in a state of motion. Then it is said to be in a state of motion. If the body changes its position with respect to its surrounding, then it is said to be in a state of motion. कोई भी बॉडी है जो अपने इर्द गिर्द के अशिया के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करती है, उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन। एग्जाम्पल्स इंक्लूड फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, इंसेक्ट्स और डेली लाइफ मूवमेंट्स एंड मैनी मोर। देखो मेरे हाथ हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये पोजीशन है, हिल गए, ये मोशन है, हिल गए, मोशन है। आंख की पलकें जो है ऊपर नीचे जाती हैं, दिस इज़ मोशन। परिंदे उड़ रहे हैं, जहाज़ फिज़ा में उड़ रहे हैं, ये सारे क्या है? मोशन है। अपनी इर्द गिर्द के अशिया के लिहाज से अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे तो वो मोशन में कहलाती है, वो बॉडी मोशन में कहलाती है। अब हम आते हैं डायनामिक्स। क्या होता है? डायनामिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we discuss motion of bodies with reference of external forces that causes the motion. With reference to external forces that causes the motion. डायनामिक ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें जो कोई बॉडी मोशन करता है तो उसकी पीछे मुहर्रकात क्या है वो हम स्टडी करते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल डायनामिक्स। उसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। व्हाट आर द रीजन? कूलम्बिक फोर्स। Coulomb force is responsible for the movement of electrons around the nucleus. Earth is revolving around the sun because of gravitational force. Why it is revolving in a circular path? So that we have discussed before why a body is moving in a circle. Whenever the force is perpendicular to the direction of motion, that body will move in a circular path. So when you know about the causes of motion, then that is what we call dynamics. In kinematics, you don't know the causes, you don't discuss the causes of the motion, but in dynamics you discuss the causes, the forces behind the motion, any other phenomena involved to explain the motion. That is what we call dynamics. इसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक्स कहते हैं। अब हम आते हैं जो टाइप्स ऑफ मोशन। ट्रांसलेशनल आर लीनियर मोशन। ट्रांसलेशनल आर लीनियर मोशन। ट्रांसलेशन मीन्स स्ट्रेट लाइन। So motion of a body in one dimension in which each particle of the body is displaced by the same amount is called translational motion. Motion of a body in one dimension in which each particle of the body is displaced by the same amount is called translational motion. अगर एक बॉडी जो है, अगर एक बॉडी 100 पार्टिकल पर मुश्तमिल है और हर एक बॉडी बराबर अमाउंट में फासला तय करे तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल। बॉडी के इस बॉडी के मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल फुटबॉल किक्ड बाय अ फुटबॉलर ट्रेवल स्ट्रेट अलोंग द ग्राउंड। फुटबॉल जो है अगर फुटबॉलर उसको कहते हैं अगर स्ट्रेट अलोंग द ग्राउंड जाता है तो वो जो स्ट्रेट मोशन होता है वो ट्रांसलेटर में, अगर वो रोटेट करता है वो नहीं, जो स्ट्रेट मोशन करता है फुटबॉल वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है। So the motion of a body in which each particle of the body is displaced by the same amount is called translational motion. जिस तरह रेल गाड़ी जा रही है तो एक डब्बा जितना ट्रेवल करता है तो दूसरा भी, तीसरा भी उतना, जितना भी उतना, तो उतनी ही फासला ट्रेवल करता है। स्ट्रेट ट्रैक पे जा रहा है तो उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। दूसरा क्या है? रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन है। रोटेटरी और सर्कुलर मोशन को मैं चैप्टर नंबर 5 में क्लियर कर चुका हूँ। रोटेटरी मोशन जो होता है बेसिकली रिजिड बॉडी के लिए होता है। सर्कुलर मोशन जो होता है वो पार्टिकल के लिए होता है। वो जो है दोनों बेसिकली कॉन्सेप्ट एक है, लेकिन ये है कि एक पार्टिकल के लिए होता है और एक होता है रिजिड बॉडी के लिए। अब हम आते हैं द मोशन इन विच अ बॉडी रोटेट्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट आर एक्सिस such that its distance from the center of the fixed point or axis of rotation is always constant is called rotational motion. The motion in which a body rotates around a fixed point or axis such that its distance from the center of point or axis is always constant is called rotational motion. बस अगर कोई बॉडी
पिवट पॉइंट पर या एक्सिस ऑफ रोटेशन पर मूव करती हैं और हर एक पार्टिकल का फासला एक्सिस ऑफ रोटेशन से फिक्स है, कांस्टेंट है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। रिजिड बॉडी के लिए हम रोटेटरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और पार्टिकल के लिए हम सर्कुलर मोशन इस्तेमाल करेंगे। A lot of example, if you are dancing, that is rotatory motion. Fins when turned on, तो उसके जो ब्लेड्स हैं या विंग्स हैं वो क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन भी कहते हैं। प्लानिटरी सिस्टम अगर आप देखें वो भी रिवॉल्व करते हैं एक दूसरे के गिर्द। तो ये तमाम के तमाम रोटेशन, आप गाड़ियों के व्हील देखो, टायर्स देखो, वो भी घूमते रहते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल रोटेटरी मोशन। इसको हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। सो लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर ऑफ रोटेटरी मोशन। नाउ कम टू वाइब्रेटरी मोशन। व्हाट अ वाइब्रेटरी मोशन इज द टू एंड फ्रो or back and forth motion of a body about mean position or equilibrium position or fixed position is called vibratory motion. For example, ये देखो, ये उंगली कड़ी, ये mean position है, equilibrium position है या rest position है। अब ये यू वो करना शुरू कर दे तो that motion is called vibratory motion. ऐसे motion को हम क्या कहते हैं? vibratory motion, like Safan is showing in his on his finger. So that is वाइब्रेटरी मोशन। इसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। योर हार्ट बीटिंग आप देख रहे हो, जो सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारे वाइब्रेशन कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स आर यू। म्यूज़िक में जो भी चीज़ें आलात इस्तेमाल होती हैं, दे आर वर्किंग ऑन द वाइब्रेटरी मोशन। ये हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस कर चुके हैं, जो इस चैप्टर से पहले हम कर चुके हैं। Now come to rest. What a rest is? If a body doesn't change its position with respect to its surrounding, then it is said to be in a state of rest. अगर कोई बॉडी अपनी इर्द गिर्द के अशिया के लिहाज से अपनी जगह को तब्दील नहीं करती तो हम कहते हैं कि ये बॉडी रेस्ट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कंप्यूटर जो है मेरे सामने, इसका स्क्रीन पड़ा हुआ है, ये मेरे लिहाज से क्या है? रेस्ट में है। मेरे लिहाज से अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। दैट इज़ रेस्ट पोजीशन। कोई चेयर है बाहर पड़ी हुई है, या डेस्क है या स्टूल है वगैरह बाहर पड़ा हुआ है, दे आर एट रेस्ट। ये क्या है? ये रेस्ट में। अगर कोई बॉडी अपनी इर्द गिर्द की अशिया के लिहाज से अपनी जगह को तब्दील नहीं करती तो उसको हम रेस्ट में कहते हैं। ये मेरा हाथ, अगर आप देखिए, ये कड़ा है अपनी जगह पे, अब आप ये अपनी असल हालत को तब्दील नहीं कर रही मेरे लिहाज से, तो ये मेरे लिहाज से क्या है? रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव है। होली कुरान को अगर आप देखिए, वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज डायनामिक। हर एक चीज़ तहरीक में है, हर एक चीज़ मोशन में है। देयर इज़ नो परफेक्ट रेस्ट और मोशन। ये देखो, एक बॉडी मेरे लिहाज से तो रेस्ट में होगी, लेकिन आपके लिहाज से वो रेस्ट में नहीं होगी। जिस तरह आप जहाज में बैठे हुए हैं, तो जहाज में बैठे हुए पैसेंजर्स के लिहाज से तो आप रेस्ट में हैं, लेकिन नीचे से ज़मीन से अगर आपको कोई देख रहा है या परिंदे वगैरह जो आपको देख रहे हैं, उसके लिहाज से आप मोशन में हैं। आप मोशन में हैं। सो रेस्ट एंड मोशन आर बेसिकली रेफरेंस बेस्ड हैं कि आप किसके लिहाज से अपने आप को रेस्ट में कहते हो, किसके लिहाज से आप अपने आप को मोशन में कहते हो। देखो, अगर एक ट्रेन है, बिल्कुल बंद केबिन है, ग्लासेस शीशे वगैरह उसमें नहीं है, और ट्रैक पे जा रहे हैं, साउंड आपको नहीं आ रही, तो आपको पता नहीं चल रहा कि मेरा ट्रेन जो है, अगर यूनिफॉर्म इलास्टिक से जा रहा है तो आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरा ट्रेन चल रहा है, और एक दूसरे के लिहाज से आपको एक रेस्ट मिलेगा। लेकिन बाहर का बंदा, बाहर का ऑब्जर्वर जो आपको देख रहे हैं, उसके लिहाज से आप क्या होंगे? मोशन में होंगे। तो हम कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, दे आर रेफरेंस बेस्ड। रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव हैं और ये रेफरेंस बेस्ड है। आसान मिसाल मैंने देखा, if you are traveling in a car with your friend, so you are at rest with respect to your friend, but anybody looking at you from outside, you are in motion. गाड़ी में आप ट्रेवल कर रहे हैं, दरख्त आपको पीछे भागते हुए नजर आएंगे आपसे,
वो आपके लिहाज से मोशन में है, लेकिन जो बाहर बंदा खड़ा है वो दरख्त उसके लिहाज से क्या है, रेस्ट में है। सो दे आर रेफरेंस्ड बेस। एमसीक्यूज पे आ जाओ। टू पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन एन एरोप्लेन आर always at rest, always in motion. Their state of motion or rest is relative. तो their state of motion or rest is relative, ये relative है। Always at rest, ये तो डिपेंड करता है कि किधर हो। अगर जहाज में आप बैठे हुए और आपके साथ पैसेंजर भी बैठे हुए हैं, तो पैसेंजर तो आपके लिहाज से रेस्ट में है, वो जहाज आपके लिहाज से क्या है, रेस्ट में है, अनलेस एंड अनटिल इट इज बीइंग एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना। ये आपके लिए आपको रेस्ट में लगेगा जहाज एक दूसरे के लिहाज से। लेकिन जो बाहर से आपको व्यू कर रहा है कोई बंदा, उसके लिहाज से तो मोशन में है। सो द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट इज रिलेटिव, ये रिलेटिव होगा, ये नहीं कह सकते कि रेस्ट में है या मोशन। अब जनाब हम आते हैं डिस्टेंस की तरफ कि डिस्टेंस क्या है। द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी without knowing the direction of motion is called distance. The actual track, the actual path, the actual way traveled by a body is called distance. It is not specified by any direction, no specified direction. So distance is a scalar quantity. Distance is a scalar quantity. This path might be straight line or curvilinear. ये path straight line भी हो सकती है, zigzag भी हो सकती है, curvilinear भी हो सकती है, किसी तरह भी हो सकती है। तो this path might be a straight line or curvilinear or zigzag. It is generally represented by S or L or D. डिस्टेंस को आमतौर पर या तो S से या L से या D से रिप्रेजेंट करता है, उस पर वेक्टर साइन नहीं होता। एक्सप्रेस्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको एसआई यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं मीटर। एसआई यूनिट इसका क्या है, मीटर है, और भी उसकी यूनिट है सेंटीमीटर है, इंचेस हैं, फिट है, वगैरह वगैरह, लॉट ऑफ अदर यूनिट ऑफ डिस्टेंस आर। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी इन नेचर एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड। और ये देखो हमने पढ़ा है कि वेक्टर में पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव नहीं रहेगा। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डायरेक्टेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मोशन टू द एंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कम से कम फासला दो पॉइंट के दरमियान जो कि इब्तिदाई मुकाम से इंतहाई मुकाम की तरफ डायरेक्टेड हो, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी इसका डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन इब्तिदाई मुकाम से इंतहाई मुकाम की तरफ होता है, स्टार्ट ऑफ मोशन से एंड ऑफ मोशन की तरफ होता है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मोशन टू द एंड ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चूंकि ये वेक्टर है, अगर इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अगर उल्टे डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा। सो नेगेटिव वे ऑफ अ वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है कि अगर एक वेक्टर एक डायरेक्शन में अगर उसका उल्टा ले लो तो उसका क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इफ इट इज इन वन डायरेक्शन इट विल बी से फॉर एग्जांपल पॉजिटिव, इन द अदर डायरेक्शन इट विल बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट अनलाइक डिस्टेंस ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस वेक्टर। ये देखो इस पे एस वेक्टर आर डी वेक्टर आर एल वेक्टर एंड एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ मीटर इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में इसको मीटर में एक्सप्रेस किया। अदर यूनिट जो आपको मैंने पहले बताए थे डिस्टेंस के, वही हैं उसकी यूनिट्स। अब देखो ये आप देख रहे हैं ए से बी, बी से सी और इसी तरह डी पे आ गए, तो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये एल है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस बिकॉज मल्टीपल डायरेक्शन है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और एक ही वक्त में एक वेक्टर के मेनी डायरेक्शन नहीं हो सकते। एक ही वक्त में एक वेक्टर के एक का एक डायरेक्शन होगा, मेनी डायरेक्शन उसके नहीं होंगे। तो ये देखो from A to B, B to C, C to D, that is distance. And from A to D through direct track, यानी अगर आप इस्लामिया कॉलेज से चले और आप इस्लामिया कोचिंग एकेडमी पहुंच गए इधर कर्व ट्रैक पे और इधर डायरेक्ट ट्रैक पे पहुंच गए, तो दे डायरेक्ट ट्रैक डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इनडायरेक्ट ट्रैक
that is called distance, and this direct track, it is directed from A to D. आपका मोशन A से स्टार्ट हुआ और D पे हाथ ख़त्म हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B. अब अगर उल्टा हो, यानी उल्टे रास्ते से U आ जाए, U आ जाए, U आ जाए और D से A पर, तो ये डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा इसका. इसीलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव. यानी अगर आप D से उल्टा A की तरफ आते हैं तो ये वाला जो हेड है ये उसका उल्टा इधर आ जाएगा, यानी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी नाउ फ्रॉम D टू A, फ्रॉम D टू A. देखो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर इज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है, उसका डायरेक्शन है. दूसरी, distance is always positive where is displacement may be positive or negative depending upon the direction. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. फिगर में आपको हमने दिखा दिया कि ये देखो ए सी बी, बी सी सी, सी सी डी ये डिस्टेंस है, और फ्रॉम ए टू डी, अगर ए से मोशन फ्रॉम ए टू डी ये डिस्प्लेसमेंट है, और डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू डी है. सो डायरेक्ट पाथ का जो डिस्टेंस है और डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मोशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट. द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन आइदर बी इक्वल or less, equal or less than the distance, less than the distance. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या तो बराबर हो सकता है डिस्टेंस का, और या कम हो सकता है. अगर उल्टा पड़े, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है. डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है. वो कैसे? अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन है, 5 मीटर है, 5 मीटर, तो डिस्टेंस भी 5 मीटर हो गया और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 5 मीटर हो गया, तो 5/5 से क्या आता है, 1 आता है. क्या आता है, 1. अब अगर इस तरह का पाथ है जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्सर आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें फर्ज करें ये है 15 मीटर और ये है 5 मीटर, तो 15/5 से क्या आता है, 3 आता है ना. क्या आता है, 3 आता है. तो 3 जो होता है वो ग्रेटर है देन 1, ग्रेटर देन 1. तो आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या तो बराबर हो सकता है डिस्टेंस का, बशर्ते कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, और या लेस हो सकता है, लेस, ज़्यादा नहीं हो सकता, लेस हो सकता है अगर कर्व पाथ में या जिगजैग पाथ में मोशन हो. ये बात हो गई. सो द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ magnitude of displacement to distance is less than or equal to 1, less than or equal to 1. ये क्या, फर्ज करें स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो 5/5 ये 1 आ गया. अब देखो अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट 5 है, तो 5/15, 5/15 इज लेस देन 1, 5/15 इज लेस देन 1. हाँ, अगर आप उसको उल्टा कहना चाहें तो ये भी, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, the ratio of distance to magnitude of displacement is greater than or equal to 1. अब मैंने उल्टा कर दिया. The ratio of magnitude of distance, the ratio of distance to the magnitude of displacement is greater than or equal to 1, is greater than or equal. अब अगर स्ट्रेट लाइन में है तो वो तो 1 आएगा, लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये 15 है, तो 15/5 आप कर लो, तो 15/5 से 3 आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 1. ये है, दोनों तरफ से मैंने आपको क्लियर कर दिया. नाउ कम, स्पीड क्या है? स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय v, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय v. डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, रिप्रेजेंटेड बाय v. इस्लामिया कॉलेज की क्रिकेट ग्राउंड में चले जाओ, अप्रॉक्सीमेटली जो है 800 मीटर है. आपके हाथ में घड़ी है, देख तो घड़ी को, 1 2 3,
टाइम नोट किया, भागना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, आपने एक चक्कर मुकम्मल कर दिया, तो जनाब आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। इस फिर टाइम जब चक्कर मुकम्मल हो गया तो टाइम नोट कर दिया, तो 800 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ये आपको अपना स्पीड देगा। आपको अपने इंजन का अंदाज़ा हो जाएगा कि जेन्युइन इंजन है, कैसा इंजन है। ठीक है, तो ये देखो, ये है इस तरह गाड़ियाँ जो होती हैं, इसकी अगर आप देखें डिस्टेंस पर यूनिट टाइम अगर ज़्यादा होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम अगर कम होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, इसको हम स्पीड कहते हैं। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये पॉजिटिव है। मैथमेटिकल फार्मूला इसका क्या है, सपोज इस बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t सेकेंड, देन स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो आ जाएगा s बाई t, s डिवाइडेड बाई t। SI unit of speed is meter per second, which in short will be meter per second. That dimensions of speed for meter is capital L, for time is t, which is down. So when we take it up, then it will be t inverse. So LT power minus 1. Nature of the speed. Speed is a scalar in nature, and is always positive. It is never negative. It is never negative. Now come to types of speed. Speed के types. Average speed. Average speed is the total change in distance divided by total time is called average speed, or total distance traveled divided by total time is called average speed. VAV is equal to delta S by delta T. Delta S is the total distance traveled, delta T is the total time in which the distance is traveled, is called average speed. Whenever there is average gives you the information of motion at 2 points, at the start of motion and end of motion. जहाँ से आप कंसिडरेशन कर रहे हैं, फर्ज करें एक साइन बोर्ड पे लगा हुआ है, गाड़ी में स्पीडोमीटर नहीं है, मिस्टर बीन वाली गाड़ी है, स्पीडोमीटर नहीं है, तो एक जगह पे साइन बोर्ड लगा हुआ है 10 किलोमीटर वहाँ पर लगा हुआ है, तो आपने टाइम भी नोट कर दिया और 10 किलोमीटर लग दिया, फिर वहाँ पर चले गए 30 किलोमीटर का साइन बोर्ड आ गया, तो 30 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 30 माइनस 10 क्या आएगा, 20, और टोटल टाइम, पहला वाला टाइम और बाद वाला टाइम, इनका डिफरेंस निकालो, वो टोटल टाइम हो जाएगा, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। यानी बाकी आपको पता नहीं चलता कि दरमियान में गाड़ी तेज़ हो गई या स्लो हो गई, सिर्फ आपको जहाँ पर साइन बोर्ड है वहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, जहाँ पर दूसरा साइन बोर्ड है वहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन ले ली। दरमियान में गाड़ी तेज़ होती है स्लो होती है आपको पता नहीं चलता, बिकॉज आपकी गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर नहीं है, अपनी मिस्टर बीन की गाड़ी है। ठीक है ना, तो एवरेज स्पीड, the total change in distance or total distance traveled divided by total time, इसको average speed। अब हम आते हैं instantaneous speed, the speed of an object at any instant of time such that the time interval is very short and is closer to zero, instantaneous, पलक झपकना। देखो एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस कब बनेगा, अगर डेल्टा टी को हम छोटा करते जाएंगे तो स्टार्ट और एंड पॉइंट क्लोज होते जाएंगे, डेल्टा टी जितना कम होता जाएगा तो आपका जब डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट तकरीबन एक ही होंगे, और उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और ये हर लम्हे पर आपको बताती हैं कि अब स्पीड क्या है, अब स्पीड क्या है, अब स्पीड क्या है, अब स्पीड क्या है, हर जगह पे आपको आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है, जब भी आप देखते हो वो आपको बताता है कि अब आप इतने स्पीड से जा रहे हैं, अब आप इतने स्पीड से। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड गिव्स यू इन्फॉर्मेशन ऑफ मोशन एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एवरी पॉइंट जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ मोशन देती है। स्पीडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, जब भी उस पर नज़र पड़ती है तो पता चल जाता है कि मैं अब इतनी स्पीड से हूँ, अब इतने स्पीड से हूँ। तो अब अगर एवरेज को आप लिमिट दे दें, यानी डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दें, तो वो इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। तो वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ई वी ए वी और
ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। लिमिट का मतलब है हम उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं, इस पर कंडीशन लगा लेते हैं कि टाइम इंटरवल अगर छोटा होगा तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट तकरीबन एक होंगे, और उसी पॉइंट पे स्पीड को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। याद रखना, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी इक्वल इफ द बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, यानी 7 मीटर पर सेकंड से जा रही, तो इधर भी 7, इधर भी 7, इधर भी 7, इधर भी 7, तो इंस्टेंटेनियस क्या होगी, 7 होगी। अब क्या होगा, 7 + 7 अगर दो मुकामात पे डिवाइड बाई 2, उससे फिर भी 7 आता है। 7 + 7 + 7 3 मुकामात पे लेते हैं तो उससे फिर भी 7 आता है। तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड तब इक्वल होंगे अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही हैं। अब हम आते हैं यूनिफॉर्म आर कांस्टेंट स्पीड आर नॉन वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म आर कांस्टेंट आर नॉन वेरिएबल स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट travels equal distances in equal interval of time, then it is traveling with a uniform speed, with a uniform speed। अगर कोई भी बॉडी वक्त के बराबर वक्फों में बराबर फासले तय करे, 1 सेकंड में 5, 2 सेकंड में 10, 3 सेकंड में 15, 4 सेकंड में 20, तो दैट इज व्हाट वी कॉल यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। यानी 1 सेकंड में 5 मीटर का फासला, 2 सेकंड में 10 मीटर का फासला, 3 सेकंड में 15 मीटर का फासला, 4 सेकंड में 20 मीटर का फासला, तो हर 1 सेकंड में 5-5 मीटर का फासला ट्रेवल करता है। तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इसको कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, इसको नॉन वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। नाउ कम टू नॉन यूनिफॉर्म or variable speed, non-uniform or variable speed. If an object travels unequal distances in equal interval of time, then the speed is said to be non-uniform. If the object travels unequal distances in equal interval of time, then it is traveling with a non-uniform speed. अगर कोई ऑब्जेक्ट ना बराबर फासले तय करता है बराबर वक्त के वक्फों में, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड कहते हैं। या ये भी हो सकता है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको वेरिएबल स्पीड कहते हैं। क्या मतलब है, 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 7 मीटर, 3 सेकंड में 15 मीटर। तो आप देखिए 7 - 5 2 आता है, और 15 - 7 क्या आता है, 8 आता है। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हैं हर सेकंड में। तो एक से पहले सेकंड में 2 मीटर का, दूसरे सेकंड में 7 मीटर का, और इसी तरह ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। आप देखते हैं कि गाड़ी कभी तेज़ होती है, कभी स्लो होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। अगर वो बराबर वक्त पे बराबर फासले में, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड और आप एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जब तेज़ स्लो होती जाती हैं तो आप झटके खाते रहते हैं। हम MCQs पे आ जाओ। 3.2 द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज, ये हमने कराया था, लेस देन आर इक्वल टू 1, लेस देन आर इक्वल टू 1। कैसे, जब स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी जा रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बराबर, तो इससे जवाब 1 आएगा। और अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं, कर्व में है, तो डिस्टेंस का मिकदार ज़्यादा होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्टेंस अगर आप करोगे तो वो जवाब लेस देन 1 देगा। अगर उसको उल्टा कर लो, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड कर लो, तो फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड क्या है, हमेशा पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं होता, बिकॉज इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, एंड यू नो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। MCQ number next one, when the slope of the distance time graph is horizontal, then its speed is 0। अगर आप जो है डिस्टेंस और टाइम का प्लॉट बना लें और वो स्ट्रेट लाइन हो, उसमें वेरिएशन नहीं आए, तो इसका मतलब कि इसका जो है स्पीड जो है वो 0 होगा। क्या होगा, स्पीड 0 होगा। जिस तरह आप गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, गाड़ी तो चल रही है लेकिन गाड़ी अपनी जगह से हिल नहीं रही है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टाइम तो है लेकिन मतलब कि जवाब क्या आएगा, 0 आ जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द स्लोप
स्लोप का बाद में हम अभी एक्सप्लेन करते हैं जब वेलोसिटी को करेंगे कि स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो फिर जो है वो स्पीड ज़ीरो होगी। नाउ कम टू वेलोसिटी। बिल्कुल उसी तरह स्पीड का अगर आपको आता है तो वेलोसिटी और स्पीड में बाकी वो नहीं है। स्पीड के साथ डायरेक्शन लगा लो तो फिर वेलोसिटी बन जाती है। स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। सिंपल बात है। सो यू आर जीनियस पीपल, यू कैन अंडरस्टैंड वेल। क्योंकि ये आपने बहुत मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा मैं तेज़ जा रहा हूँ, डोंट माइंड इट। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी distance traveled by a body per unit time in a particular direction is called velocity. स्पीड के लिए क्या कहता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, ये स्पीड था, लेकिन अब उसके साथ इन पर्टिकुलर डायरेक्शन का लफ्ज जब इस्तेमाल कर दिया तो वेलोसिटी बन गई। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। आर टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी or an object is called velocity. It is represented by v vector. टाइम रेट यानी वक्त के साथ साथ अगर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आती हैं तो उसको हम फिर क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। अब देखो, सपोज डी बी द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी आर ऑब्जेक्ट इन टाइम t सेकेंड, देन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो v इज इक्वल टू एस बाई टी और d बाई टी, लेकिन यहाँ पर अब वेक्टर है, स्पीड में वेक्टर वगैरह नहीं थे। इस अ यूनिट इन डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आर सिमिलर टू स्पीड। इस अ यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड है और डायमीटर क्या है? एल टी पावर -1। नेचर ऑफ वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन नेचर एंड इज डायरेक्टेड along the direction of displacement vector. It can be positive or नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करती हैं डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेक्टर। सो व्हाटसोएवर इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। सो ये वेलोसिटी की डेफिनेशंस होगी, इसकी यूनिट होगी। अब हम आते हैं उसी तरह जिस तरह स्पीड। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, सबसे पहले आ जाते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? total change in displacement divided by total time is called average velocity. जिस तरह मैंने स्पीड में कहा था, average gives information of motion at 2 points, start and end point. In the middle, whatever happens, you can't get information from there. So total change, now distance की बजाय displacement आपने लगा दिया। स्पीड में डिस्टेंस था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था, तो स्पीड अगर आपको आ गया तो ये भी आपको आ गया, लेकिन सिर्फ ये है टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत चेंज करनी। So total change in displacement divided by total time is called average velocity. This gives information of body at 2 points only. ये 2 points पे आपको information देती है, starting point and end point पे। Suppose delta S is equal to delta t, total change in displacement and time interval delta t, तो फिर average velocity क्या आएगी? delta S divided by delta d by delta t या delta L। तो d2 minus d1, d2 minus d1, d2 minus d1 divided by t2 minus t1, t2 minus t1 आ जाएगा। अब देखो, ये है आपके पास एवरेज वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। नाउ कम टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब अगर हमने लिमिट लगा दी, जिस तरह स्पीड में हमने आपको एक्सप्लेन किया, इंस्टेंटेनियस टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, पलक झपकने को कहते हैं। इंस्टेंटेनियस पलक झपकने को कहते हैं। So the velocity of an object at any instant of time or change in displacement of a body in a very short interval of time such that delta t is closer to zero is called instantaneous velocity. देखो, अगर हम टाइम इंटरवल को छोटा करते जाए तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट तकरीबन एक ही होंगे, और उस पॉइंट पे वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। So speedometer of an automobile along with particular direction gives instantaneous velocity. Instantaneous velocity अगर टाइम दौरानिया हम बहुत छोटा बना दें और फिर डेल्टा एस जो है डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हम कर लेंगे, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगी? इंस्टेंटेनियस। यानी एक पॉइंट पे आपको वेलोसिटी क्या है जो आएगी, उसको हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। तो वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस बाई डेल्टा टी is equal to limit delta d by delta t. ये जो है it can be found from
it can be found from ST plot by drawing tangent at a point and find its slope, i.e. tangent theta. अब हम करेंगे कि ये किस तरह स्लोप क्या होता है, वो क्या होता है, सब हम करेंगे. नोट, जिस तरह स्पीड में आपने किया, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी will be same if the object is moving with a uniform velocity. The object is moving with a uniform velocity. ये है. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है? Equal change in displacement in equal interval of time. If a body travel equal displacements in equal interval of time, then the velocity is called a uniform or constant velocity. अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाती है? कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाती है. एक कार है, प्लेन रोड पे जा रहे हैं, 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं और ये कॉन्स्टेंटली जा रहे हैं, तो वो क्या होगी? वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी. इसमें आप पानी पीते जाओ, कुछ भी करो, आपको कुछ नहीं होता, बिकॉज आप पे फोर्स नहीं लग रहे हैं. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, या वेरिएबल वेलोसिटी होती क्या होती है? If a body travels unequal displacement in equal interval of time, or if a body travels equal displacement in unequal interval of time, then the velocity is said to be non-uniform velocity or variable velocity. Unequal displacement in equal interval of time अगर हो तो पेरी वेरिएबल वेलोसिटी कहलाती है. यानी यहाँ पर स्पीड बिल्कुल स्पीड वाला है, यहाँ स्पीड में डिस्टेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल, यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट travels equal displacement in an equal interval of time, then it is called a variable velocity. इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल. अब हम आते हैं इसकी तरफ. ये देखो, ये टाइम का प्लॉट है, ये डी है. स्लोप जो होता है टेंजेंट थीटा, यानी y डिवाइडेड बाई एक्स, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल, तो y बाई एक्स ये आ जाएगा d बाई टी. क्या आता है? d बाई टी. y पे क्या है? y एक्सिस पे आपको क्या नजर? d है. तो ये तो d बाई टी से क्या आता है? स्पीड या वेलोसिटी का, यानी मैग्नीट्यूड आता है. स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आता है. तो ये देखो, ये आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है विद टाइम. जब यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है. क्या आ रहा है? स्ट्रेट लाइन आ रहा है. सो व्हेन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, या यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, अगर स्पीड वाला वो ले लो. या ये भी है, अगर ये देखो डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, इसका क्या मतलब है? कि जीरो से फर्ज करे जा रहे हैं 20 मीटर पे पहुंच गया. यहाँ पर 20 है, 20 से आ रहे हैं जीरो की तरफ आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है यानी उल्टा डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन वही है स्ट्रेट लाइन आ रहा है. तो ये भी आपके पास क्या है? ये भी आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है. एक में इंक्रीज कर रही है फ़र्ज करिए यूनिफॉर्मली, और दूसरे में यूनिफॉर्मली क्या करती हैं? डिक्रीज कर रही हैं. ये है. अब देखो, ये वाला अगर आप देख लें, ये वाला, ठीक है ना, ये सारे हमने आपको करवा दिए हैं. गिव्स यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी, गिव्स यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, ये है. और सी जो है ये वेरिएबल है कि देखो स्लोप डिफरेंट आ रहा है. टेंजेंट थीटा वाई बाई एक्स, इन दो पॉइंट के दरमियान स्लोप ले लो. ये देखो स्लोप क्या होता है? इधर से ले लो एक पॉइंट, ये एक ये, तो स्लोप उसका ये आएगा. स्लोप जो होता है, जिस तरह सीढ़ी आप खड़ा करते हैं, तो वो स्लोप उसका ये आएगा. यहाँ पर दो पॉइंट के दरमियान स्लोप अलग है, इन दो पॉइंट के दरमियान अगर आप देखें स्लोप अलग है, तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल वेलोसिटी है. और अगर आप ये देखें, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है, घड़ी तो रुक नहीं रही है. तो ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास क्या होगा? क्या होगा? जीरो स्पीड या जीरो वेलोसिटी होगी. जीरो स्पीड या जीरो वेलोसिटी का होगा. और अगर इस पॉइंट पे ले ले या उस पॉइंट पे ले ले, तो ये ए पॉइंट पर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस तरह बी पॉइंट पे ले ले, टेंजेंट ले ले, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी. सो ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, पॉजिटिव वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी या यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी है. ये वाली जो है आपको वेरिएबल वेलोसिटी का, और ये वाली ज़ीरो वेलोसिटी का, ज़ीरो स्पीड का, ये वाली इंस्टेंटेनियस उसका आपको दे रहे हैं. तो सारे प्लॉट जो है आपको क्लियर करके हमने दे दिए हैं. अब देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के एग्जांपल्स हैं कि पहले 5 सेकंड में 10, दूसरे 10 सेकंड के बाद 20 मीटर, 15 सेकंड के बाद जो है 30 मीटर का फासला. तो आप देखें v डेल्टा एस बाई टी, तो पहले वाले इन दोनों में देखो, इन दोनों इंटरवल में 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5, इससे 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. इन दोनों का आप देखो 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 15 माइनस 10, ये क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. तो ये देखो हर दफ़ा 2 मीटर, तो ये यूनिफॉर्म है. तो इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इक्वल. और ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अगर आप देख लें,
तो ये देखो ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर, लेकिन यहाँ पर 5 सेकंड, 7 सेकंड, 12 सेकंड, तो 10 से जब 20 हो जाता है तो देखो 20 माइनस 10, और यहाँ पर 7 माइनस 5, तो यह 5 मीटर पर सेकंड आ जाता है। और 20 से 30 हो जाता है देखो, तो क्या हो जाता है 30 माइनस 20, ये देखो 20 से 30 हो जाता है, तो ये क्या आ जाता है, ये देखो नीचे भी आ रहा है ना, 30 से 40 हो जाता है वगैरह वगैरह, इस तरह 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई, ये अगर 22 है और ये क्या है 12 है, तो 22 माइनस 12 तो क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। आप देख रहे हैं हर दफ़ा आपके पास जो है वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट आ रही हैं, वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट आ रही हैं। ये आपके पास क्या होगा 30 होगा, और ये आपके पास क्या होगा 20 होगा। तो ये देखो इस रीजन में 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 12 माइनस 7, तो क्या आता है 2 मीटर पर सेकंड। तो ये 5 आया, 2 आया, और इसी तरह जो नेक्स्ट वाला है नीचे वाला है उसको भी देख लो, ये 40 है और ये 30 है, ये 22 है, ये 12 है, तो इसको कर लो 1 मीटर पर सेकंड। तो देख रहे हो कि वेलोसिटी डिफरेंट आ रही है, तो ये वेरिएबल हो गई। अब ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू गिव us insight about the motion, we begin with the displacement time graph. The slope of displacement time graph gives velocity. अब देखो ये है 5 सेकंड में 10 मीटर का फासला, 10 सेकंड में 20 मीटर का फासला, 15 सेकंड में 30 मीटर का फासला ट्रेवल कर दिया। तो ज़रा देखो स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये देखो अगर यहाँ से यहाँ तक देखना चाहे देखो तो 10 माइनस 0, 5 माइनस 0, देखो 5 माइनस 0, और यहाँ पर देखो 20 माइनस 10, अगर आप 10 से 20 पे जाते हैं तो 20 माइनस 10, 10 माइनस 5। इसी तरह अगर आप 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 15 माइनस, ये देखो ये वाला वो है ना, इसके लिए फिर तो ये होगा। ये भी हो सकता है कि आप 0 से डायरेक्ट 30 पे जाए तो 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर भी उससे 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये स्लोप कांस्टेंट आ रहा है। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ अगर आप देखें यहाँ पर स्लोप जा रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो रहा है ना। स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन क्या है उसको स्लोप कहते हैं। तो ये देखो स्लोप जो है डिक्रीजिंग स्पीड है, ये क्या है डिक्रीजिंग स्पीड है, और ये क्या है, ये देखो स्लोप बढ़ रहा है, देखो ये इंक्रीजिंग स्पीड है। और ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दे रहा है ये कांस्टेंट स्पीड है, स्ट्रेट लाइन आपको क्या दे रहा है कांस्टेंट स्पीड दे रहा है। अब ये देखो ओ से ए तक ये फॉरवर्ड मोशन है, ये रेस्ट में है बॉडी, फिर क्या करता है रिवर्स मोशन है, क्या करता है रिवर्स। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत से मोशन के बारे में बहुत से इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इसी तरह कैलकुलेशन का भी आपने देख लिया कि ये किस तरह होता है। सो आ जाओ अब MCQs पे 3.5। वेलोसिटी इज always positive, always negative, may be positive or negative। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, अगर एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो पॉजिटिव फर्ज करें, अगर रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं तो फिर नेगेटिव है। ए कार traveling north at 20 meter per second turns west and travel at the same speed. The change in velocity of the car is, a car traveling north at 20 meter per second turns west की तरफ मुड़ जाता है, travel at the same speed. The change in velocity of a car is, चेंज यहाँ पर देखो वेलोसिटी में जो चेंज आता है दो चीज़ों की वजह से आता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन की वजह से आता है, यानी 10 से 20, 20 से 30, तो ये मैग्नीट्यूड, या डायरेक्शन ऑफ मोशन से आता है। वेलोसिटी किन चीज़ों से चेंज होती है, या मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन से या डायरेक्शन ऑफ मोशन से। इस केस में वेलोसिटी सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अंडर रूट कर लो, इससे आपके पास मेरे ख्याल में क्या आ जाएगा 20 अंडर रूट 2 आ जाएगा, 20 अंडर रूट 2 आ जाएगा। साउथ ऑफ वेस्ट आप ड्रा कर लो, और जो है विक्टर आपने पढ़ी हुई है उसके मुताबिक ड्रा कर लो। इसलिए मैं बार बार कहता था कि विक्टर को सही तरीके से सीख लो, फिर आप देखेंगे कि आपको फिजिक्स का मज़ा आता है कि नहीं आता है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ velocity to speed is, velocity is less than or equal to 1। जिस तरह डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 आता था, तो ये बिल्कुल उसी तरह वेलोसिटी, अगर उल्टा कर लो स्पीड बाई वेलोसिटी कर लो तो फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता।
ठीक है, तो ये है आपके पास वेलोसिटी की बात। अब हम आते हैं लीनियर एक्सेलरेशन क्या है। लीनियर एक्सेलरेशन, change in linear velocity of a body per unit time is called linear acceleration, or time rate of change in linear velocity of a body is called linear acceleration, represented by a time rate of change of linear velocity. linear velocity straight line में जो मूवमेंट होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। सो चेंज इन लीनियर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। और इससे सपोज डेल्टा वी इज द चेंज इन लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन टाइम डेल्टा टी सेकेंड, तो लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर इब्तिदाई वेलोसिटी v2 है और इब्तिदाई वेलोसिटी v1 है और इंतहाई वेलोसिटी v2 है, तो v2 माइनस वी1 और t2 माइनस t1, या vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t2 माइनस ti हो, तो फिर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t एक्सेलरेशन आ जाता है आपके पास। सो दिस इज द एक्सेलरेशन, that is the time rate of change of linear velocity is linear acceleration। इंगुलर आपने पढ़ी हुई है पहले इससे। So that is called linear acceleration। इसको हम क्या कहते हैं? linear acceleration। इस यूनिट ऑफ linear acceleration is मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन आर lt पावर माइनस 2, lt पावर माइनस 2। नेचर ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन नेचर एंड इज डायरेक्टेड along the direction of linear displacement or linear velocity or linear change in linear velocity। ये linear displacement का direction होता है या linear velocity की direction? It can be positive or negative or zero depending upon magnitude, direction of linear velocity vector and state of motion। It can be positive और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे, डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी पे, एंड स्टेट ऑफ मोशन क्या है? स्टेट ऑफ मोशन देखो, लीनियर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। ये चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वही होता है। ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी और जीरो होती है। ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे, डायरेक्शन पे और स्टेट ऑफ मोशन पे, यानी स्टेट ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन के टाइप्स क्या हैं? सबसे पहले आते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? टोटल चेंज इन लीनियर वेलोसिटी divided by total time is called average linear acceleration, represented by AAV। या a और उसको दो जो एक ग्रेटर और एक लेस का सिंबल है उसके अंदर इनक्लोज कर लो, ठीक है ना? लेस और ग्रेटर के सिंबल में इनक्लोज कर दो तो फिर भी वो एवरेज का होता है मैथमेटिक्स में। टोटल चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम is called average linear acceleration, represented by AAV। This gives information of motion at 2 points only, starting point and end point। starting point and end point, जिस तरह एवरेज के बारे में मैंने बताया था कि दो मुकामात पे इंफॉर्मेशन ऑफ मोशन देती है, स्टार्ट ऑफ मोशन और एंड ऑफ मोशन पे। सपोज डेल्टा वी द टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, देन एवरेज acceleration delta v by delta t vf minus vi divided by tf minus ti, tf minus ti। ये आपको दे रहे हैं क्या? average acceleration। vf is the final velocity at time tf and vi is the initial velocity at time ti। now come to instantaneous linear acceleration। बिल्कुल वही वाली बात है जिस तरह मैंने उसके, लेकिन थोड़े से उसमें अल्फाज की चुनाव जो है वो चेंज हो जाती है जो स्पीड के लिए है, वेलोसिटी के। द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आर चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम सच दैट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और ये गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ मोशन एट एवरी पॉइंट,
तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फ़र्क है कि एवरेज दो मकामात पे इंफॉर्मेशन ऑफ मोशन देती है, इंस्टेंटेनियस हर लम्हे पर आपको बताती हैं कि सर अब देखो गाड़ी के अंदर आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है, तो क्योंकि गाड़ी को तेज़ या स्लो करती हैं। एवरेज ये इंस्टेंटेनियस जो है उसको लिमिट दिया जाता है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 दैट इज़ एवरेज, यानी एवरेज को लिमिट दे दिया, एवरेज के लिए टाइम इंटरवल को बहुत कम कर दिया ताकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे नज़र आए। इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। इट कैन बी फाउंड फ्रॉम VT प्लॉट बाय ड्राइंग टेंजेंट एट अ पॉइंट एंड फाइंड इट्स स्लोप। वही वाली बात है, किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट को ड्रा कर लो, और जब टेंजेंट को ड्रा करोगे तो फिर क्या होगा, फिर उससे आपको क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगी। एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो बराबर होती हैं अगर अब ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। ये नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ़ अ बॉडी इज़ ट्रेवलिंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है तो फिर ये क्या होगी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर होंगे। अब हम आते हैं यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, equal change in linear velocity of an object in equal interval of time is uniform or constant acceleration। अगर लीनियर वेलोसिटी में वक्त के बराबर वक्फों में बराबर तब्दीलियाँ आती हैं तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती हैं। देखो स्ट्रेट लाइन VT प्लॉट विच इज़ आइदर हॉरिजॉन्टल और ascending or descending gives information, gives uniform acceleration। ये आपको क्या देता है, स्ट्रेट लाइन VT प्लॉट, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल 0 होती है, 0 भी कांस्टेंट होती है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन, अनइक्वल चेंज इन लीनियर वेलोसिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन। अगर वेलोसिटी में वक्त के बराबर वक्फों में ना बराबर तब्दीलियाँ आती हैं तो इसकी एक्सेलरेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। सो या equal change in linear velocity of an object in unequal interval of time, in unequal interval of time is called non uniform or variable acceleration। तो ये देखो आप देख रहे हैं ये VT हो गया, अब पहले वाला DT था, अब VT प्लॉट है। तो ये देखो ये यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये देख रहे हो। ये जो है वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ये जो है ज़ीरो एक्सेलरेशन है, क्या है, ज़ीरो। और ये दे रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। स्पीड और वेलोसिटी में DT प्लॉट था, यहाँ पर ये VT प्लॉट है। VT प्लॉट से हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। ये देखो V वर्टिकल एक्सिस पे है और T हॉरिजॉन्टल पे है, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, V/T आता है, V/T विच इज़ एक्सेलरेशन। So slope of VT plot gives you acceleration, ये देखो उसी तरह जो है मिसालें हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 0 10 5 टाइम सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में, इन 10 सेकंड के बाद 20, 15 सेकंड के बाद 30। तो ये देखो एक्सेलरेशन निकालते जाओ, ये V2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर लिखा हुआ यूनिट। इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मुख्तलिफ वो इंटरवल्स ले लिए गए हैं और कैलकुलेशन की गई है, और ये देख रहे हो कि ये नॉन उसके लिए है, यूनिफॉर्म के लिए पहले में 2 फिर 5 फिर 1, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब हम आते हैं पॉजिटिव लीनियर एक्सेलरेशन। When the linear velocity of the body increases with time, then its linear acceleration is positive। अगर लीनियर वेलोसिटी वक्त के साथ साथ इंक्रीज करती है, गाड़ी है, आप एक्सेलेरेटर पे पाँव दबाते हैं तो वो तेज़ होता जाता है, यानी 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गया 5 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 20 - 10/5 क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, जो कि क्या करें, पॉजिटिव है। नेगेटिव लीनियर एक्सेलरेशन क्या होती है, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी उसको कहते हैं। नेगेटिव लीनियर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। When the velocity of the body decreases with time, then the acceleration is negative, called retardation or deceleration। For instance, अगर गाड़ी है, ब्रेक लगा दिया, 20 से 10 पे आ गए, 20 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड पे आ गए 5 सेकंड में, तो 10 - 20 डिवाइड बाई 5 फाइनल माइनस इनिशियल
बाई 5 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड. पहले तेज हो रहा था, अब स्लो हो रहा है. जीरो लीनियर एक्सेलरेशन कब होगी? व्हेन द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज जीरो और डजंट चेंज विद टाइम, देन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो. अगर लीनियर वेलोसिटी या जीरो है या वक्त के साथ साथ तब्दील नहीं हो रही, कांस्टेंट है, तब्दील नहीं हो रही है, वक्त के साथ साथ तब्दील नहीं हो रही है और कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी. अब हम आते हैं ग्राफिकल एनालिसिस की तरफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. द स्लोप ऑफ वी टी प्लॉट जो टेंजेंट थीटा है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी गिव्स एक्सेलरेशन. जो वेलोसिटी टाइम प्लॉट है उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है. एरिया अंडर वी टी टाइम वी टी लाइन गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड. वी टी लाइन के नीचे जितना भी एरिया आता है वो आपको क्या देता है? डिस्टेंस ट्रेवल देता है. क्या देता है? डिस्टेंस ट्रेवल देता है. एरिया अंडर वी टी प्लॉट या लाइन गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट. देखो स्लोप एक्सेलरेशन देता है, एरिया अंडर वी टी प्लॉट आपको क्या देता है? डिस्टेंस ट्रेवल. इफ द स्लोप with the horizontal increases then acceleration is positive. अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है, चढ़ रहा है, ऊपर जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी. इफ द स्लोप विद हॉरिजॉन्टल डिक्रीजेस, कम हो रहा है, देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. इफ द स्लोप विद हॉरिजॉन्टल इज जीरो, देन एक्सेलरेशन इज जीरो. इफ वी टी लाइन इज बिलो द टेंजेंट, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. द कन्वर्स is positive. The converse is positive. अब देखो, ये देख रहे हो, ये 5 सेकेंड के बाद 10 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद 20 मीटर पर सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद 30 मीटर पर सेकेंड है. तो ये ज़रा देख लो. अगर मैं टेंजेंट निकालना चाहूँ, ये देखो 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 माइनस 0, तो क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. किसी भी दो पॉइंट के दरमियान अगर स्ट्रेट लाइन है, अब निकालो तो ये 2 मीटर पर सेकेंड. अब देखिए 0 से डायरेक्ट 30 पे चले जाओ तो क्या आ जाएगा? 30 माइनस 0 और 15 माइनस 0, तो 30 माइनस 0 डिवाइड बाई 15 माइनस 0 से क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर आ जाएगा. तो ये कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ रही. क्या आ रही? कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ रही है. अब अगर ये देखो, ये वाली ये जो लाइन डाउन आ रही है, डाउन 30 से आप 20, यानी ब्रेक लगा दिया, 30 से आपकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 से फिर 10 हो गई और फिर 0 पे आ गए. तो अब देखो, अगर मैं यहाँ से स्लोप लेना चाहूँ 30 से, जब ये नीचे आता है तो ये देखो, ये आपके पास हो गया 30 माइनस 20, क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा और 5 माइनस 0. तो अब जो है ये ये देखो 30 है और ये 20 पे आ गया, तो 20 माइनस 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा. तो माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन दिस गिव्स यू नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नेगेटिव यूनिफॉर्म या रिटार्डेशन इसको कहते हैं. अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को देखो तो स्लोप क्या है? y 0 है. y क्या है? 0 है. तो स्लोप y बाई x होता है. तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी. एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी. यानी बॉडी अपनी जगह पे खड़ी है और टाइम तो निकल रहा है, तो ये एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी. या बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है और एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी. वेलोसिटी में कोई तब्दील नहीं आ रही. ये देखो, ये 30 मीटर पर सेकेंड है तो वो 30 से जा रही हैं. क्या है? 30 से जा रही है. या बॉडी रेस्ट में हो, इधर हो, तो भी 0 एक्सेलरेशन होगी. तो 30 से जा रहे हैं तो 30 माइनस 30 बाई टाइम, तो फिर क्या आएगा? 0 आएगा. अब देखो यहाँ पर ज़रा देख लो. यहाँ पर अगर आप देख लें डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अगर आप देखो, ये देखो, अगर इधर से नीचे आ रहे हैं तो ये देखो स्लोप क्या हो रहा है? घट रहा है. स्लोप गिर रहा है, स्लोप कम हो रहा है. और अगर ये देखो यहाँ से ये देखो, ये हॉरिजॉन्टली ज़्यादा है, तो आप देखो वर्टिकल होता जाता है, तो इसका मतलब स्लोप बढ़ रहे हैं. स्लोप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल के साथ स्लोप बढ़ रहे हैं. तो ये क्या होता है? इंक्रीजिंग डिसेलरेशन होगी. ये देखो डिक्रीजिंग डिसेलरेशन है. ये देखो जब ऊपर से नीचे आते हैं ये डिक्रीजिंग डिसेलरेशन है. और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. तो देखो स्लोप जो है वो टेंजेंट थीटा ए डेल्टा वाई बाई, वही वाली चीज़ है जो अभी हमने पहले जो है वो वेलोसिटी में करवा दी, स्पीड में करवा दी. सो डिस्टेंस फ्रॉम वी टी टाइम ग्राफ आप किस तरह निकालोगे? ये देखो, ये एक फिगर है. देखो ये 0, ये 20 मीटर पर सेकेंड,
मैक्सिमम, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड है। तो ये देखो 3 पोर्शन है। इसके नीचे ये देखो हमने कहा इन लाइनों के नीचे ये जो सारी एरिया हैं T1 R और T2, ये जो सारी एरिया हैं ये आपको देगा डिस्टेंस, एरिया आपको डिस्टेंस देगा, एरिया आपको डिस्टेंस देगा। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल T1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल R प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल T2, 3 चीज़ें हो गई। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर। तो पहला वाला ट्राइंगल T1 देखो, बेस क्या है 5 माइनस 0 5 आएगा, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 20 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसी तरह R जो है वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेट 10 माइनस 5, और इस तरह 20 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 20 आ जाएगा इससे रेक्टेंगल के लिए। इसी तरह फिर T2 ट्राइंगल के लिए देख लो, हाफ ये देखो 12 माइनस 10 है, और 20 वर्टिकल क्या है 20 माइनस 0 है। तो इससे आपके पास आ जाएगा 50 मीटर प्लस 100 मीटर प्लस 20 मीटर 170 मीटर, 170 मीटर। दैट इज गिविंग यू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इस लाइन के नीचे जो एरिया है वो तो रेगुलर, हर एक रेगुलर शेप का नहीं है, तो हम उसको रेगुलर शेप का बना रहे हैं। ये T1 हो गया, ये रेक्टेंगल का हो गया, और ये ट्रायंगल और हो गया। तो ट्रायंगल का अपना एरिया कैलकुलेशन क्या है, रेक्टेंगल का अपना है, और ये सारों को कैलकुलेट किया तो इससे 170 मीटर आया। ये आपका आंसर आ गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एवरी बॉडी a smaller object or bigger object fall towards earth with a constant acceleration called gravitational acceleration। हर छोटी बॉडी हो या बड़ी बॉडी हो, ज़मीन उसको अपनी तरफ एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से खींचती है, और उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। फोर्स exerted by earth on a unit mass is called acceleration due to gravity। फोर्स exerted by earth on a unit mass is called, तो वो G जो है क्या होता है, G इज इक्वल टू W/m। वो जो फोर्स है जिससे अर्थ अपनी चीज़ किस चीज़ को, उसको हम वेट का नाम देते हैं, क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। तो हेयर इट इज़ वेट W/m आ जाएगा। G स्मॉल g दैट इज ग्रेविटेशनल W। इफ द वैल्यू ऑफ G वेरीज विद हाइट, डेप्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ और उसको कंपेयर किया जाता है अर्थ सरफेस की वैल्यू से। ऑन द सरफेस नियर सी लेवल इट्स स्टैंडर्ड वैल्यू इज G इज इक्वल टू 9.8 या 980 सेंटीमीटर या 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। SI सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, CGS में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और FPS सिस्टम 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ G क्या है, GME divided by RE square। RE is the radius of the earth, radius of the earth, ये surface of the earth पे है। 8 in altitude h from the surface of earth G is equal to GME divided by RE plus h whole square। अगर ज़मीन से हाइट पे है तो RE तो सरफेस तक है, और h जो है उसके साथ ये तो RE, यानी G की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। जो हम ऊपर जाते हैं अर्थ की गिरफ्त कमज़ोर होती जाएगी। एट डेप्थ x फ्रॉम अर्थ सरफेस G इज इक्वल टू GME RE में, अगर ज़मीन के सरफेस के अंदर कुआं कूदा जाए जिसकी साइज़ जो है h है, जिसका डेप्थ h है, तो RE माइनस x हो जाएगा, RE माइनस x। अगेन G विल डिक्रीज, लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड बाद में आ जाएगा, क्योंकि G क्यों डिक्रीज होगी, इफेक्टिव मास कम हो जाएगा ज़्यादा कंपेयर टू x, ये हो जाएगी। With rotation of earth G is equal to G minus R omega square cos square lambda। रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ भी G की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। इसलिए कहा जाता है इफ द अर्थ स्टॉप स्पिनिंग और वेट विल इंक्रीज। स्पिन जब इंक्रीज की तो ओमेगा क्या करेगा, जीरो हो जाएगा, तो G माइनस जीरो आ जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और वेट बढ़ जाएगा। देखो अगर कोई टेबल स्लो रोटेट कर रहा है तो आप होल्ड है, लेकिन अगर टेबल तेज रोटेट करना शुरू तो आप क्या करेंगे, आप उससे उड़ जाएंगे।
यानी ओमेगा ज़्यादा होगी तो जी की वैल्यू कम है, तो आप सेंटर की तरफ नहीं आएंगे, आप सेंटर से दूर जाएंगे। अगर अर्थ तेज़ी से रोटेट करना शुरू कर देगा तो सारे लोग जो है अर्थ के किनारों की तरफ जाएंगे और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि सारे लोग जहाज़ बन जाएंगे अगर अर्थ की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद द अर्थ स्पेनिंग। अर्थ के स्पेनिंग के साथ क्या होती है, वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज़ करती हैं। अब जनाब ये तो था आपके बहुत टायरिंग लेक्चर था, आज तो मुझे बहुत थका दिया, ठीक है ना। ये देखो, अ केट इज रनिंग विद 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट फॉर 10 सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ अ केट इज, एक बिल्ली जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से 10 सेकेंड के लिए जा रही, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज 10 मीटर पर सेकेंड इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी तो 10 माइनस 10 क्या आएगा, 0 आएगा, तो एक्सेलरेशन विल बी 0। MCQs दम नेक्स्ट को देखो, प्लानिटरी सिस्टम मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेरिएबल ग्रेविटेशनल क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता है, हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू change in magnitude or direction, change in magnitude or direction, change in magnitude or direction, ये इससे होता है, change in magnitude or direction से होता है। नेक्स्ट वाला, acceleration produced in a body due to change in direction of motion is centripetal acceleration, centripetal acceleration जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं इससे, centripetal acceleration। Which one of the following remains constant during planetary motion? Speed जो है वो constant रहता है, speed constant रहता है during planetary motion, planetary motion में speed constant रहती है। So that was what about, और इन सारे जो वीडियोज़ वगैरह को पॉलिश करते हैं, सफ़ान my sweet son is behind it, thanks him